है कठिन मंजिले तस्लीम तो परवा क्या है, सर के बल धार पे तलवार की चलना सीखो, हो के पामाले हवादिस न तरक्की से रुको, दूब की तरह से दब दब के निकलना सीखो। दुनिया में कोई ऐसा कौम नहीं जहाँ असातिज़ा की अहमियत उजागर ना हो और उनकी इज़्ज़त नहीं की गई हो। इंसानी ज़िंदगी में हर दिन की अहमियत है, मगर उनमें से चंद अयाम ऐसे हैं जिन्हें खुसूसियत का दर्जा हासिल है। उन्हीं में से एक है 5 सितंबर यानी यौम असातिज़ा। यौम असातिज़ा के ताल्लुक़ से हम बात करने के लिए मौजूद है माहिर तालीम, मारूफ अदीब और कॉलेज ऑफ कॉमर्स के सदर शोबा उर्दू जनाब प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब के पास। ये यौम असातिज़ा का जो दिन मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? क्या इस दिन तलबा को असातिज़ा की अहमियत से वाकिफ़ कराने के लिए या फिर असातिज़ा को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए? इस यौम असातिज़ा का इंतखाब एक इत्तेफाक है कि हिंदुस्तान के जो दूसरे सदर थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, कहीं ऐसा मौका आया कि जब राष्ट्रपति हुए वो, तो उनसे लोगों ने उनके यौम पैदाइश की बात कही कि उसको एक एहतमाम से मनाने की। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी बुनियादी हैसियत एक उस्ताद की रही है। वो मद्रास यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे फ़लसफ़े के, उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी और BHU में वो वाइस चांसलर रह चुके थे और हमेशा अपनी ज़िंदगी में वो उस्तादाना हैसियत को वो मुक़द्दम मानते थे अपनी सियासी हैसियत की जगह पे। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा जन्मदिन ही मनाना है, मेरा बर्थडे ही मनाना है, तो क्यों नहीं आप इसे यौम असातिज़ा डिक्लेयर करें। और उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ कि हिंदुस्तान में यौम असातिज़ा 5 सितंबर को, जिस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पैदाइश हुई थी, वो मनाया जाता है। नहीं, इस दिन को असातिज़ा के लिए या क्या यौम एहतिसाब के दिन के हिसाब से बनाना चाहिए? देखिए, असातिज़ा की ज़िंदगी ऐसी होती है कि वो हर क्लासरूम में अपना अगर एहतिसाब न करे, पिछले दिन उसने क्या किया और आज क्या कर रहा है, अगर एहतिसाब न करे तो वो उस्ताद आगे नहीं बढ़ सकता है या उस उस्ताद से तालिब इल्म को फ़ायदा नहीं पहुंच सकता है। इसलिए यह तो अगर साल में एक दिन क्या उस्ताद, अच्छा उस्ताद तो रोज़ाना और हर पीरियड में अपना एहतिसाब करता है, और अगर साल में एक दिन सेरेमोनियस हो और वो अपना एहतिसाब करे कि पिछले साल उसने कितना अच्छा काम किया और उससे अच्छा करने के लिए उसके दिल में और कितनी तमन्ना बची हुई है और क्या क्या वो करना चाहता है, तो ये सबसे खुशी की बात होगी। मैं तो चाहूँगा कि अपने लिए कि इसे यौम एहतिसाब हर साल अपने लिए मानूं। अच्छा सर, चंद जुमले में आपसे जानना चाहें कि एक मिसाली उस्ताद की खूबी क्या क्या होती है उनके अंदर? देखिए, उस्ताद के लिए एक तो जो कहते हैं कि मुदर्रिस है, वो दर्स देता है, मगर दर्स वो लेता भी है, कभी वो तालिब इल्म भी होता है। और फिर दर्स किस चीज़ का देता है, तो जब हम गौर करते हैं तो वो किताबों का दर्स देता है, असबाक का दर्स देता है। तो मेरे नुक्ते नज़र से किसी भी उस्ताद की ज़िंदगी का ये 3 काम है कि एक तो पढ़ना, पढ़ाना और लिखना। अगर उस्ताद साहब कलम होगा तो अपने शागिर्दों में भी तसनीफ़ व तालीफ़ की तरफ रग़बत पैदा करेगा। वो रटने वाली कौम नहीं पैदा करेगा, बल्कि सोचने वाली, गौर व फिक्र करने वाली कौम पैदा करेगा। तो मेरे लिए एक मिसाली उस्ताद का खाका मेरे जहन में यही उभरता है कि वो ख़ुद मुतालिया करता हो और ख़ुद बाज़ाब्तगी से पढ़ाता हो और फिर लिखता भी हो। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में यही सबक अपने लिए रखा और इन तीनों कामों में तवाज़ुन लाने की कोशिश करता हूँ। भले जब वक्त कम मिलता है तो अपनी रातों की नींद ख़त्म करते हैं, मगर अपनी पढ़ाई पे और ख़ुद आज़ादाना तौर पे तसनीफ़ व तालीफ़ के काम को कभी भी मुअख्खर नहीं करते हैं, पीछे नहीं जाने देते हैं। इन तीनों में तवाज़ुन रखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा सर, असातिज़ा के बारे में कहा जाता है कि वो मेमार कौम होते हैं, उनके कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होता, वो कौल और फ़ेल के बेहतरीन होते हैं। अभी भी बहुत लोग ऐसे मौजूद हैं, लेकिन इसमें गिरावट तो आई है, इसकी वजह क्या है इसकी? देखिए, समाज, उस्ताद कहीं आसमान से नहीं उतरता है, हमारे बीच में इसी समाज का वो हिस्सा होता है। तो जैसे समाज में अखलाक़ी तौर पे अगर गिरावट रहेगी तो ऐसा नहीं है कि वो आसमान से उतरी हुई कौम है, उसमें भी गिरावट रहेगी। मगर
उस्ताद की जो जिम्मेदारी है कि उसे नई नस्ल तैयार करनी है, नई नस्ल को नए निशानात उसके लिए मुकर्रर करने हैं। तो अगर असातिज़ा के कौल और फ़ेल में तज़ाद होगा, असातिज़ा अगर रहबरी का काम न अंजाम दे सकें, रोल मॉडल न बन सकें, तो वो अच्छे उस्ताद नहीं होंगे। अब के तलबा में और पहले के तलबा में बहुत फ़र्क है। फ़र्क इस मानों में है कि उस्ताद की इज़्ज़त और ताज़ीम और तकरीम के लिहाज से अब तलबा में वो बात नहीं है जो पहले में हुआ करती थी। इसकी क्या वजह समझ में आती है? ये इसको भी आप समाजी गिरावट या ओवरऑल जो डिक्लाइन है उससे इसको जोड़कर आप देख सकते हैं। मगर मेरा तजुर्बा मुख्तलिफ है। मैंने अपने ज़माने में भी बुरे असातिज़ा भी देखे और अच्छे असातिज़ा भी देखे। तो अच्छे असातिज़ा की कद्र होती थी। मुझे कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि अपने दौर में जब जिसको आप गिरावट का दौर कहते हैं या असातिज़ा की ताज़ीम नहीं होती है, मुझे एक दिन भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं मिला कि मैंने जितना अपनी ज़िंदगी में किया है उससे बढ़कर हमारी पजीराई नहीं हुई हो, हमारी इज़्ज़त ना की गई हो। तो अब ये मानना मेरे लिए मुश्किल है कि अब भी अच्छे असातिज़ा की कद्र होती है और बुरे असातिज़ा की पहले भी कद्र नहीं होती थी। टीचिंग की फील्ड में आप खुद से आ गए या हालात ऐसे बन गए कि इस पेशे में आप आए? मेरी पहली मोहब्बत सहाफ़त से थी और बीए के ज़माने से बाज़ाब्ता तौर पर हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू तीनों ज़बानों की सहाफ़त से मेरा ताल्लुक़ था। मेरा घर ऐसा था, मेरे वालिद शायर, अदीब, मुहक्किक तो थे, मगर वो उनका पेशा वकालत था। अदब पढ़ते थे, सब कुछ था, मगर मेरे घर में ऐसा कोई तालीम व तदरीस का वो सिलसिला नहीं था। मगर महज इत्तफ़ाक़ है कि मुझे ऐसे असातिज़ा मिले जिन्होंने घर पे भी जो दर्स दिया या स्कूल में, ख़ास तौर से मैं नाम लेना चाहूँगा कि मौलाना अली इलियास आजिज़ मेरे घर पे रहते थे। प्राइमरी स्कूल के एक टीचर थे और घर पे रहकर उन्होंने उर्दू पढ़ाई। उसी तरह से हमारे स्कूल में एक हिंदी के उस्ताद थे, निज़ामुद्दीन अंसारी साहब। ये असातिज़ा दोनों अभी हयात हैं। इन दोनों ने, एक ने उर्दू और एक ने हिंदी, कुछ इस तरह से पढ़ाई कि अब भी मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में हमने तालीम हासिल की, बड़े बड़े लोगों के बीच उठे बैठे, मगर इतनी गहराई से इल्म देने वाला जो होता है ट्रांजैक्शन ऑफ नॉलेज करने वाला हमने कभी कोई उस्ताद नहीं देखा। तो इन लोगों को देखने के बाद ये तरगीब पैदा हुई कि यह पेशा बहुत मौजू है। कुछ आप ऐसा नाम बताना चाहेंगे जो शागिर्द आपके हुए और इस वक्त नुमाया जगह पे वो काम कर रहे हैं, उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, किसी अहम ओहदे पे फायज़ हो? देखिए, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने जिनको पढ़ाया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गैर रस्मी तौर पे भी पढ़ाया कि आसानी से आप ये लोकेट नहीं कर सकते हैं। अब वो जेएनयू में पढ़ रहे हैं, जेएनयू में पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन उनके असातिज़ा भी जानते हैं कि उनके एमए से लेकर पीएचडी तक असल निगरानी जो है मैं ही कर रहा हूँ। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में, हिंदुस्तान के 20-25 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जहाँ कोई ना कोई ऐसा मेरा तालिब इल्म है जो वहाँ दर्स व तदरीस में के शोबे में लगा हुआ है। और यह सिलसिला बिल्कुल लगातार ये चल रहा है। हमारे बुज़ुर्गों में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमसे मदद ली। तो रस्मी और गैर रस्मी दोनों तरीक़े के हमारे तालिब इल्म हैं। अभी बिहार में बहुत दिनों के बाद उर्दू में लेक्चरर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, तो एक रोज़ ऐसे ही हुआ कि जब अपॉइंटमेंट हुआ तो मैंने सोचा कि उनको मुबारकबाद दे दें। तो जब मैं मुबारकबाद देने लगा तो मैंने देखा कि 23 ऐसे लोग थे उस अपॉइंटमेंट में जिनको मैंने बाज़ाब्ता क्लासरूम में बैठकर पढ़ाया था। तो ये मैं अपने को मैं खुशबख्त समझता हूँ। यहाँ रहते हुए हमने इतने शागिर्द पैदा किए कि मुल्क के किसी कोने में हम जाते हैं तो 2-4 शागिर्द हमारे वहाँ पहले से रहते हैं। तो आपके पास ज़हीन तलबा भी आते होंगे, कमज़ोर तलबा भी आते हैं, तो ख़ास तौर से जो कमज़ोर तलबा होते हैं उनको पढ़ाने के लिए किन मसाइल से आपको सामना करना पड़ता है, उन्हें किस तरह से आप ट्रीट करते हैं आप? आज से 15-20 बरस पहले की बात है कि अलीगढ़ में एक वर्कशॉप में अली अहमद फ़ातमी थे और हम बैठे हुए थे। कुछ बात चल रही थी और वहाँ के असातिज़ा और दिल्ली के असातिज़ा थे। तो अली अहमद फ़ातमी ने कहा कि सफदर, इन लोगों को ये बताओ कि इनको हिंदुस्तान भर के चुने हुए तालिब इल्म मिलते हैं, कंपटीशन से आते हैं, जो आ सकता है
जो मुंतखब है वो इन्हें मिलता है। तो अगर उसको पढ़ाकर इन्होंने कुछ बना दिया तो ये कौन सी बहादुरी है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ाते हुए जब उर्दू की जो आम आबादी है, जो जिसे हम मुसलमान कहते हैं, उससे बाहर के 3 बच्चे अलग अलग वक्तों में आए। तीनों को मैंने ज़ाती तौर पर ख़ास दिलचस्पी लेकर पढ़ाया और मेरी खुशकिस्मती है कि उसमें से 2 ने पहले JRF किया, एक ने नेट पास किया, और ये जो इतने बरसों के बाद अपॉइंटमेंट हुआ उन तीनों का इंतखाब हुआ। तो मुझे खुशी हुई कि वो गैर मुस्लिम थे, उर्दू के ख़ास हलक़े से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उन्होंने उर्दू सब्जेक्ट चुना और मेहनत की। तो आज AN कॉलेज के सदर शोबे उर्दू मणिभूषण कुमार हैं, वाल्मीकि राम पटना कॉलेज के सदर शोबे उर्दू हैं, और उसी तरह से गोपालगंज कॉलेज के सदर शोबे उर्दू राजदेव कुमार हैं। ये तीनों हमारे कॉलेज के और हमारे ज़ाती तालिब इल्म थे जिनको यहाँ तक वो पहुँचे हैं। अच्छा सर, उस्ताद के बारे में कहा जाता है कि वो एक फ़िलासफ़र होता है, एक गाइड होता है, एक दोस्त होता है। इन तीनों में से आप अपने लिए कौन सा रोल पसंद करते हैं आप? देखिए, फ़िलासफ़र और तो बड़ी चीज़ है, और ये कुछ ख़ास जहनों के लिए होता है। और माना जाता है कि जो असातिज़ा हुए, जैसे जिनको बड़े फ़लसफ़ी हम अरस्तू अफलातून को देखते हैं, तो जब उनकी गुफ्तगू भी आप सुनिए तो लगता है कि वो दोस्त ही की तरह बात कर रहे हैं। तो असातिज़ा का जो सबसे अच्छा रोल होता है वो गाइड और फ्रेंड के तौर पर होता है। ये दोनों रोल जो है, दोनों मिल के एक शख्सियत बनती है, और मैं इसी को प्रेफर करता हूँ कि दोस्ताना रिश्ता भी हो, और तहकुमाना रिश्ता उस्ताद का रिश्ता नहीं होता है, ना सरपरस्त का होता है। उस्ताद चूँकि सरपरस्त होता है तो वो हाकिम नहीं है। हम कम से कम इस रोल को नहायत नापसंद करते हैं। अगर आपको 1 हफ्ते के लिए बिहार का या मुल्क का वज़ीर तालीम बना दिया जाए तो आप तालीम के मैदान में क्या तब्दीली करना चाहेंगे, क्या ऐसी तहरीक लाना चाहेंगे आप? सबसे पहले जो तालीम की जो पॉलिसियाँ बनी हुई हैं, उन पॉलिसियों में चोर दरवाजे बहुत हैं, और वो चोर दरवाजे वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग वो कायम करते हैं। तो उन चोर दरवाज़ों को सबसे पहले बंद करना होगा। अगर वो न बंद करेंगे तो नेशनल लेवल का आप टेस्ट लेते हैं, अगर नेट और JRF करते हैं तो इसको मुलाजमत से क्यों नहीं जोड़ते हैं। बहुत आसानी से आप स्कूल के टीचर को तो जो पास करता है उसको मुलाजमत दे देते हैं, लेकिन नेशनल लेवल का टेस्ट लेते हैं, अगर JRF आपके पास 5 वैकेंसी है, 5 ही रिजल्ट निकालिए। लेकिन आप एक नेशनल लेवल का टेस्ट कोई IAS पास करता है, वो सड़क पे तो नहीं घूमता है, या 5 साल उसको मुलाजमत दे के आप भगा नहीं देते हैं। लेकिन ये एक चोर दरवाज़ा UGC ने और हम हिंदुस्तान का महकमा तालीम उसने बना रखा है कि नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाइंग होता है, कि आप क्वालिफाई करके उसको आप सड़क पे भटकने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर यूनिवर्सिटियों में वो अब जो असामियाँ निकलती हैं तो उनमें सिर्फ वो क्वालिफाइंग उसकी हैसियत है, उससे बढ़ के नहीं है। तो इसको एक सख्त माहौल बनाया जाए और सीधा रिक्रूटमेंट हो। सीधा रिक्रूटमेंट होगा तो हमको लगता है कि अच्छे लोग मिलेंगे, और अच्छे लोग मिलेंगे तो वो जिम्मेदारी निभाएंगे। सर, आखिरी सवाल, यौम असातिज़ा के ताल्लुक़ से तलबा को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? बहुत सादा सा पैगाम मेरा हमेशा रहेगा कि तालिब इल्म को, जब उनकी तालिब इल्माना ज़िंदगी है तो उस ज़माने में उनको 90% वक्त अपने पढ़ने में लगाना चाहिए, और 10% जो वक्त है उसको लिखने में लगाना चाहिए। पढ़ना लिखना अगर वो सीख लेते हैं तो वो पूरी ज़िंदगी काम आने वाली है। तालिब इल्म जब तक हैं तो उनके पास 24 घंटे उनके सीखने के लिए मौजूद हैं। कल वो मुलाजमत में आएंगे तो मुलाजमत के लिए 5-7 घंटे 10 घंटे उनसे छिन जाएंगे। समाज भी आपको मौका नहीं देगा। तो जब फरागत है तो इस तरह से पढ़िए कि पढ़ने के अलावा कोई और काम ना हो, और जब इल्म आपके पास हो जाएगा तो उस इल्म की बुनियाद पर आप नए नए काम कर सकते हैं, और आपको भी एहसास होगा कि जो जिम्मेदारी खुदा ने या समाज ने हमको दी तालिब इल्म की हैसियत से, वो जिम्मेदारी हमने अदा की। तो पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, हर तरह की चीज़ पढ़ें,
और हमेशा पढ़ने में मशगूल रखें खुद को। वो बुराइयों से भी बचेंगे और अपने मुस्तकबिल के लिए भी कुछ न कुछ पूंजी जमा करते जाएंगे। यही मेरा पैगाम होगा बच्चों से। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब। ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।